क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? आप फैब्रिक वीव करने जाते हैं और पता चलता है कि यार्न ही स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। अगर ऐसा है तो हम आज इस प्रॉब्लम को ऑटोमेट करने जा रहे हैं। आप जब भी प्रोडक्शन करने जाएँगे तो यार्न ऑलवेज़ अवेलेबल होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर क्रिएट करते हैं। मैं न्यू मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो कॉटन, एक ये मेरे पास एक कॉटन का प्रोडक्ट आ गया। और इस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर, लेट्स से यहाँ पर हम 10,000 मीटर ये एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर क्रिएट करते हैं। ओके, और इसको मैं कंफर्म भी कर देता हूँ। अब ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर क्रिएट हो गया और इसी तरह एक और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। इसको डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पर 10,000 और 15,000 मजीद इसकी हम एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर एक और क्रिएट कर लेते हैं। ये दो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स मैंने क्रिएट कर लिए हैं। अब यहाँ पर मेरे पास दोनों मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स के अंदर जो कंपोनेंट यूज होंगे, जो कि हम ये ग्रे है हमारे पास, तो ग्रे को प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो धागा है या फिर जिसको यान बोलती हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो ये यान की ये हमारी रिक्वायरमेंट है, इतना यान कंज्यूम होगा। अब ये कैसे पता चल रहा है? इसके लिए बिल ऑफ मटेरियल हमने क्रिएट किया जहाँ पर हम फैक्टर दे देते हैं कि अगर हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, ग्रे या फिर फैब्रिक हम वीव कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए जो यान हम यूज करेंगे वो अप्रोक्सीमेटली कितना यान हम कंज्यूम करेंगे, यूज होगा। तो यहाँ पर 1 मीटर को प्रोड्यूस करने के लिए जो 40S कॉटन है वो 0.06 है और फिर 60S कॉटन वो 0.07 केजी हम कंज्यूम करेंगे। तो अब ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर के ऊपर जब मैंने 15,000 और 10,000 दी है, तो उडू ने ऑटोमेटिकली ये अब डिमांड, ये रिक्वायर्ड मटेरियल यहाँ पर उसने ऑटोमेटिकली जो कंज्यूम होना है वो क्वांटिटी कैलकुलेट कर रही है। अब लेकिन ये दोनों जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स हैं इनके ऊपर कंपोनेंट स्टेटस आ रहा है नॉट अवेलेबल। अगर मैं दूसरे को ओपन करता हूँ, ये जो पहला हमने क्रिएट किया था उस पर भी नॉट अवेलेबल आ रहा है। मीन्स के मटेरियल तो अभी हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। अब वो मटेरियल जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन वाले ने प्रोडक्शन क्रिएट की और ये यान परचेज कर रहे हैं परचेज डिपार्टमेंट, अब पता चल रहा है जी कि ये तो मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है, हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं और यहाँ पर मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो इसका सलूशन हमारे पास क्या है? इसका सलूशन के लिए हम उडू के अंदर ऑटोमेटेड रूल्स डिफाइन करेंगे ताकि ये यान जब हम जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर क्रिएट करें या फिर जो डिमांड है वो सिस्टम के अंदर जनरेट हो, तो ये ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट जनरेट कर दे वेंडर के लिए। अब उसके लिए हमें थोड़ी-सी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वो देखते हैं क्विकली हम कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स, सबसे पहले मैं परचेज़ के अंदर आ जाता हूँ, क्योंकि यान परचेज़ करेंगे, तो मैं परचेज़ एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ये परचेज़ एप्लीकेशन, अभी ये फ्रेश डेटाबेस है, तो यहाँ पर मेरे पास सप्लायर या फिर वेंडर भी अवेलेबल नहीं है। तो एक मैं वेंडर क्विकली अवेलेबल करवा लेता हूँ यहाँ पर यान के लिए। तो मैं एक यहाँ पर कंपनी दे देता हूँ, पंजाब कॉटन सप्लायर्स, और टैग में मैं यहाँ पर यान लिख देता हूँ, यान सप्लायर्स। ओके, पंजाब कॉटन सप्लायर, सिंपली मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया और उसके बाद हम प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। तो प्रोडक्ट्स के में आने के बाद मैं यहाँ पर लिस्ट व्यू करता हूँ और यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी, ये मेरे पास यान की प्रोडक्ट आ रही है, टेक्सटाइल से रिलेटेड है। अब इस प्रोडक्ट को सिंपली मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं परचेज के अंदर आता हूँ और ये मैं वेंडर ऐड कर देता हूँ, पंजाब सप्लायर को सिंपल मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर दूसरे वेंडर के अंदर भी वो भी हम दूसरी प्रोडक्ट में हम इसी सप्लायर को ऐड कर देते हैं। ये मैंने ऐड कर दिया। प्राइस अभी देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ना
प्राइस दी है, ना क्वांटिटी दी है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम उसे परचेज़ कर रहे हैं, तो मैं इसको अभी सिंपली ऐसे ही रहने देता हूँ। अब ये दोनों प्रोडक्ट के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास वो बता रहा है कि 1500 फोरकास्टेड है। ये 1500 और ऊपर केजी है, केजी फोरकास्टेड है कौन-सा 40S कॉटन। और अगर मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो ये 1750 फोरकास्टेड है केजी। तो ये मुझे फोरकास्टिंग के अंदर दिखा रहा है। अब हमारे पास यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स के अंदर सप्लायर हमने मेंटेन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर के अंदर वापस आता हूँ, और तो अब यहाँ पर प्लानिंग में मैं प्रोक्योरमेंट रन शेड्यूलर पर क्लिक करता हूँ। ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैं वापस आता हूँ, और यहाँ पर हम परचेजेस के अंदर आते हैं। उप्स, अभी भी हमारे पास कोई परचेज डिमांड जनरेट नहीं हुई। एक और हमने यहाँ पर सेटिंग्स करनी है। वो सेटिंग हमारी क्या होगी, प्रोडक्ट पर मैं आता हूँ और उसके बाद ये सीटीएन में आ जाता हूँ। ये दो वो ये जो जान की प्रोडक्ट्स हैं, पहले मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अब ये रीऑर्डरिंग रूल्स हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो मैं इसको न्यू करता हूँ। न्यू करने के बाद मैं यहाँ पर सेटिंग देता हूँ। लोकेशन जो मेन वेयर हाउस है उसी में ही लोकेशन होगी। फोरकास्टेड मुझे बता रहा है जी कि 1500 है। रूट इसका क्या रहेगा, इसको बाय करेंगे मैन्युफैक्चर करेंगे, तो मैं इसको बाय कर देता हूँ क्योंकि ये हम डायरेक्टली बाय करेंगे। और ट्रिगर यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है, ऑटो होगा या फिर मैनुअल होगा। मैं यहाँ पर ऑटो कर देता हूँ। ऑटो करने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास है मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। टू ऑर्डर जो है वो 1500 है। तो मैं मिनिमम और मैक्सिमम को ज़ीरो ही रहने देता हूँ, ताकि जितनी हमारे पास डिमांड हो रही है उतना ही हमारे पास ऑर्डर जनरेट हो। अगर हम कोई एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं स्टॉक में, स्टोर के अंदर या वेयर हाउस में, हम एक्स्ट्रा जो केजी है वो मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा भी दे सकता हूँ यहाँ पर कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा हमारे पास हर वक्त वेयर हाउस में पड़ा रहे, लेकिन इस केस में हमें ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसी तरह मैं दूसरा जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी बहुत सिंपल रीऑर्डरिंग रूल में लगाऊंगा, और उसके बाद ये यहाँ पर मेरे पास ये रूट बाय मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ट्रिगर में ऑटो ही रहने दूंगा, और टू ऑर्डर 1750 मेरे पास आ रहा है। ये दोनों सेटिंग की है। सेटिंग करने के बाद मैं अब इन्वेंटरी में आ जाता हूँ। ये मैं इन्वेंटरी के अंदर आ गया, और यहाँ पर आने के बाद ये प्रोक्योरमेंट रन शेड्यूलर मैं मैनुअली इसको रन कर देता हूँ। तो ये मैं प्रोक्योरमेंट रन शेड्यूलर पर मैंने क्लिक किया है। अब हल्का सा टाइम लिया उसने लोडिंग का। वापस आते हैं परचेज एप्लीकेशन में, और बूम, अब परचेज ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। डिमांड ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुकी है। फर्स्ट टाइम यहाँ पर हम प्राइस देंगे, क्योंकि ये न्यू प्रोडक्ट है, तो सिस्टम में अभी एग्जिस्टिंग प्राइस एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्विकली हम यहाँ पर इसकी प्राइस दे देंगे। तो प्राइस मैं यहाँ पर दे देता हूँ पर केजी इसकी प्राइस। लेट्स से हम ये कहते हैं जी कि 4 रुपये इसकी प्राइस है। ये 13,000 का ऑटोमेटिकली डिमांड जनरेट कर दिया। मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हम इसको कंफर्म कर देते हैं। ये मैंने इसको कंफर्म कर दिया है। अब ये रिसेप्शन डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया है। मैं रिसेप्शन पर क्लिक करता हूँ, और उसके बाद फिर ये मैं वैलिडेट पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये मटेरियल स्टॉक में आ चुका है। अगर हम इन्वेंटरी एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूँ, ये इन्वेंटरी एप्लीकेशन को ओपन किया, ये रिपोर्टिंग के अंदर आ गए, और यहाँ पर मैंने स्टॉक को पर क्लिक किया, और ये टेक्सटाइल पर मैंने क्लिक कर दिया है। टेक्सटाइल के अंदर ये मैंने यान पर क्लिक कर दिया है। ऑन हैंड क्वांटिटी 1500 और 1750, ये दोनों मेरे पास अब स्टॉक में अवेलेबल है। अब हम मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन में आ जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन के में जाने के बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स पर मैं क्लिक करता हूँ। अभी दोनों जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स हैं और दोनों के कंपोनेंट का स्टेटस अवेलेबल में चला गया है। अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये दोनों अवेलेबल है, और उसके बाद ये भी मेरे पास दोनों मटेरियल अवेलेबल हो चुके हैं, क्योंकि जो टोटल डिमांड थी उस टोटल डिमांड के लिए हमने
जो परचेज ऑर्डर है वो जनरेट कर दिया। अब प्रोडक्शन वाला मैं दोबारा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर को ओपन कर लेता हूँ। अब ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स, अब जो प्रोडक्शन टीम है उनको ऑटोमेटिकली इंटीमेशन आ गई जब परचेजिंग करने के बाद कि कंपोनेंट इतना हमारे पास अवेलेबल है, हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं वापस आता हूँ और मैं एक और परचेज ऑर्डर क्रिएट कर देता हूँ। ये 16 है, मैं यहाँ पर इसको डुप्लिकेट करता हूँ। डुप्लिकेट करने के बाद एक प्रोडक्ट को मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ और यहाँ पर 1500 है, मैं यहाँ पर 500 का एक परचेज ऑर्डर एक एक्स्ट्रा डाल देता हूँ। ये परचेज ऑर्डर मैंने डाल दिया, सेव कर दिया और मैंने इसको कंफर्म कर दिया। रिसीप्ट में आए और मैंने इसको वैलिडेट कर दिया। वैलिडेट करने के बाद अब मैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर के अंदर दोबारा आता हूँ। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर और यहाँ पर ऑपरेशंस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर और एक और ऑर्डर मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। तो प्रोडक्ट है हमारे पास CTN, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट के अंदर ये देखें, पहला जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल बता रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर 5000 मीटर, यहाँ पर मैं 5000 मीटर देता हूँ। 300 केजी वो कह रहा है जी कि अवेलेबल है, और जो दूसरा नॉट अवेलेबल 350 केजी उसके लिए रिक्वायर्ड है, वो अवेलेबल नहीं है। ये जो 40S कार्टन है ये ऑलरेडी स्टॉक में अवेलेबल है। तो जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली स्टॉक यहाँ पर इंटीमेट करेगा सिस्टम के स्टॉक अवेलेबल है, लेकिन दूसरा स्टॉक अवेलेबल नहीं है। अभी इसी डिमांड को मैं 8000 कर देता हूँ। ये मैंने 8000 कर दिया, अभी भी अवेलेबल है। और अगर मैं इसको 9000 कर देता हूँ तो अब वो 540 मेरे पास आ चुका है। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब वो कहता है जी कि नॉट अवेलेबल, क्योंकि अब ये मटेरियल जो हमारे पास पड़ा था 40S कार्टून, ये 500 केजी था, 540 केजी नहीं था। अब ये 540 केजी पर जैसे ही गया तो ये कह रहा है जी कि मटेरियल अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब हम डिमांड जनरेट करेंगे तो 540 के लिए जनरेट नहीं करेगा। यहाँ पर ये देखें कि कंज्यूम 500, वो कह रहा है जी कि आप कंज्यूम कर सकते हैं। टोटल जो टू कंज्यूम होना है वो 540 है, तो 40 जो है वो मिसिंग के अंदर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर प्रोक्योरमेंट रन शेड्यूलर कर देता हूँ और वापस यहाँ पर आने के बाद ये हम परचेजिंग के अंदर आ गए और एक और हमारे पास यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है वो जनरेट हो गई है, जिसमें 40 केजी ये 40S कार्टन के लिए और 60S कार्टन के लिए, 60 सिंगल कार्टन के लिए। तो क्विकली हम ये उडू के अंदर जो डिमांड्स हैं ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं और उनके परचेज ऑर्डर क्विकली क्रिएट कर सकते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग टीम वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स क्रिएट करते हैं, जो वीविंग उन्होंने प्लान करनी है वो अपनी वीविंग प्लान करते हैं। जैसे ही वो अपनी वीविंग प्लान करते हैं तो परचेज डिपार्टमेंट के पास इसका इंफॉर्मेशन आ जाता है कि इतना मटेरियल रिक्वायर है और ये आप इसको परचेज करके दें।